हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 2 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस वेरियस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आप सबका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो डे टू डे बेसिस पे ही कवर हो जाए। और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि है कच्छाथीवू आइलैंड से संबंधित। अब क्या हुआ, देखो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कच्छाथीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। अब थोड़ा सा इस कच्छाथीवू आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये जो आइलैंड है ना, ये 285 एकड़ का अनइनहेबिटेड आइलैंड है पाक स्ट्रेट में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे आप मैप में दे सकते हो, ये इंडिया है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। तो ये जो सर्कल में है ये कौन सा है, आपका कच्छाथीवू आइलैंड। ये रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इंडियन कोस्ट से लगभग 33 किलोमीटर दूर पे। श्रीलंका के जाफना से ये 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट में और श्रीलंका के डेल्फ आइलैंड से 24 किलोमीटर दूर है। कच्छाथीवू पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था क्योंकि वहाँ पीने का पानी ही नहीं था, लेकिन एक छोटा सा चर्च था, क्या नाम से, सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च के नाम से। बहुत पहले मिडीवल टाइम पे कच्छाथीवू श्रीलंका का जाफना किंगडम के अंडर आता था, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हिस्ट्री में ये जो आइलैंड था ना, ये जाफना किंगडम के अंडर आता था। फिर 17वीं सेंचुरी में इसका कंट्रोल रामनर जमींदारी को मिल गया, जो रामनाथपुरम में थे। जब ब्रिटिश राज आया तो ये मद्रास प्रेसिडेंस का हिस्सा बन गया। अब 1921 में जब इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थे, दोनों ने कच्छाथीवू पर अपना क्लेम किया ताकि फिशिंग जो बाउंड्रीज डिसाइड की जा सके। एक सर्वे ने कच्छाथीवू को श्रीलंका में दिखाया, लेकिन इंडिया के ब्रिटिश डेलीगेशंस ने इसे चैलेंज किया। ये डिस्प्यूट 1974 तक चलता रहा, यानी कि 1974 तक ये जो इशू था ये सुलझा ही नहीं। फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1974 में इंदिरा गांधी ने इंडिया और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम बॉर्डर को सेटल करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि यार कच्छाथीवू की स्ट्रैटेजिक वैल्यू कम है और इसे श्रीलंका को दे देना चाहिए, जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो कच्छाथीवू आपका आइलैंड है वो श्रीलंका को सीड कर दिया। क्या कर दिया, सीड कर दिया, बिना तमिलनाडु असेंबली से पूछे। ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था। तो अब इस अग्रीमेंट के मुताबिक इंडियन फिशरमैन अब भी कच्छाथीवू जा सकते थे, लेकिन फिशिंग राइट्स का जो मामला है वो क्लियर नहीं था। फिर 1976 में एक और अग्रीमेंट हुआ, जिसमें कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग नहीं करेंगे। जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, तब श्रीलंकन नेवी का मेन फोकस LTTE के सप्लाई रूट्स को ब्लॉक करना था। इस वजह से इंडियन जो फिशरमैन के श्रीलंका पानी में घुसने की घटनाएं बढ़ने लगी। बड़े इंडियन ट्रॉलर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे क्योंकि वे ज़्यादा मछली पकड़ लेते थे और श्रीलंका बोट्स को नुकसान पहुंचता था। फिर 2009 में सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद श्रीलंका ने इंडियन फिशरमैन पर ध्यान देना शुरू किया। अब इंडियन साइड पर मछली कम होने लगी, इसीलिए फिशरमैन श्रीलंका पानी में जाने लग गए, उनके एरिया में। आज भी श्रीलंकन नेवी अक्सर इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट करती है और फिर यही नेवी कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ के आरोप भी लगाती है, यानी इन पे
जो नेवी है, श्रीलंकन नेवी, इन पे कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ के जो आरोप है वो भी लगे हुए हैं। तमिलनाडु में शुरुआत से ही लोगों ने कच्छातीवु को श्रीलंका को देने का विरोध किया, क्योंकि इससे तमिल फिशरमैन के अधिकार प्रभावित हो रहे थे। यहाँ देखो, ठीक है। फिर 1991 में तमिलनाडु असेंबली ने कच्छातीवु को वापस लेने और फिशरमैन के अधिकार बहाल करने की मांग करी थी। एक पिटीशन भी कोर्ट में दायर की गई। आज भी कच्छातीवु का मसला एक कंटेंशियस इशू बना रहा है और जब भी कोई इंसिडेंट होता है इसे वापस लेने की डिमांड उठ खड़ी होती है। यानी कि ये मुद्दा आज भी पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ है। आज भी तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि कच्छातीवु को वापस लिया जाए, क्योंकि हमसे बिना पूछे ये जो कच्छातीवु आइलैंड है ये श्रीलंका को दे दिया गया था। तो इसीलिए ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है और हाल फिलहाल इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिबेट क्रिएट हो रही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है वाईकॉम सत्याग्रह से संबंधित। 100 साल पूरे हो गए हैं इस वाईकॉम सत्याग्रह को स्टार्ट हुए। अब ये वाईकॉम सत्याग्रह हुआ कहाँ था? ये जो मूवमेंट है ये तब के प्रिंसली स्टेट ट्रावनकोर में स्टार्ट हुआ था, आज हम जिसको केरला के नाम से जानते हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि लोगों ने, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, तब जो लोअर कास्ट कहा जाता था जिनको, उनका ये स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट के बेसिस पे जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। तो जो लोअर कास्ट माने जाते थे उनको टेम्पल में घुसने नहीं दिया जाता था पूरे इंडिया में। तो केरला में इस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ और इनकी डिमांड यही थी कि टेम्पल जैसी जगहें सबके लिए एक्सेसिबल हो। यहाँ पे कास्ट के बेस पे डिवीज़न नहीं होना चाहिए, या फिर आप लोग कौन डिसाइड, जो अपर कास्ट कहते थे ना अपने आप को, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि लोअर कास्ट टेम्पल में घुसेगी या नहीं घुसेगी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लो। ये जो इशू है इसको उठाया एजवा के लीडर टी.के. माधवन ने अपने एक न्यूज़पेपर पे, कौन से, देशाभिमानी, इन 1917। अब जब ये इशू उठा ना तो बस आँख लगनी चालू हो गई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेशन रखा काकीनाडा में 1923 में। फिर यहाँ पे केरला प्रोविंस की कांग्रेस कमेटी ने एक अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन, जिससे ये अनटचेबिलिटी जैसे जो इशू हैं इसको एड्रेस किया जा सके। और भी बहुत सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स थे। कौन कौन से? कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गुरु वायूर सत्याग्रह 1931 में स्टार्ट हुआ था बाय के किलप्पन ने। अब इस मूवमेंट के दौरान, वाईकम सत्याग्रह के मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और उनका सिर्फ एक ही एम था कि भैया सबको बराबर एक्सेस मिले पब्लिक स्पेसेस का, यानी कि कोई भी कास्ट के बेस पे इस चीज़ के लिए डिवाइडेड ना हो। ठीक है। फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के 3 लोग आते हैं और उन्होंने एक टीम बनाई। कौन कौन सी कम्युनिटीज़? नायर, एजवा और पुलायन। इन्होंने नॉन वायलेंट अटेम्प्ट्स किए जो भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज थे ना उनमें घुसने के लिए। एक ग्रुप किसने लीड किया था? केशवा मेनन ने। और कौन से प्रोमिनेंट फिगर्स थे? टी.के. माधवन, के किलप्पन, जिनको केरला गांधी भी बोला जाता है, के.पी. केशवा मेनन और जॉर्ज जोसेफ। इन्होंने काफ़ी लीडिंग रोल निभाया था। और कौन कौन सपोर्ट कर रहा था वाईकॉम सत्याग्रह को? महात्मा गांधी जी, सी राजागोपालचारी, ई.वी. रामास्वामी, और इन्होंने वाईकॉम को विज़िट किया था जिससे ये अपना सपोर्ट उनको शो कर सकें। यहाँ देख लो, ई.वी. रामास्वामी को पेरियर भी कहा जाता है। अब ये जो पूरा मूवमेंट है या फिर ये जो सत्याग्रह है
इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? ये जो एजिटेशन है 603 दिन चला था और 1925 तक, जैसे एक मंदिर है, ठीक है, तो इसके लिए 4 रोड्स जारी हैं, तो ये 3 रोड्स खोल दी गई थी टेम्पल तक जाने के लिए, सारी कास्ट के लिए। और ये जो मूवमेंट था या फिर ये जो एजिटेशन था, इसकी वजह से 1936 में टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन आया, किसके द्वारा? महाराज ऑफ ट्रैवनकोर के द्वारा, जिन्होंने अलाउ कर दिया मार्जिनलाइज्ड कास्ट को टेम्पल में एंट्री करने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था इन फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है एंड मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ये। नेक्स्ट आर्टिकल है कार्डमम सेक्टर से संबंधित। कार्डमम यानी कि इलायची। कार्डमम या फिर इलायची एक ऐसा स्पाइस प्लांट है जो कि कहाँ ग्रो होता है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में ऑफ इंडो मलाया रीजन। इंडो मलाया कौन सा रीजन? फ्रॉम इंडिया टू मलेशिया वाला जो पूरा रीजन है ना, इसको इंडो मलाया रीजन कहते हैं। इसको लश और रेनी फॉरेस्ट चाहिए होते हैं, तो ये कहाँ पे उगेगा? ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न घाट में। ये मेनली 3 इंडियन स्टेट में उगाया जाता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरला में अबाउट 58% कंट्री में जो भी कार्डमम का प्रोडक्शन होता है, तो 58% जो है केरला में उगता है अकेले ही। अब इसको कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस लगती हैं? देखो, रेनफॉल लगती है 1,500 से 2,500 mm के बीच में। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। हाइट 600 से 1200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। और सॉइल कौन सा लगता है? एसिडिक फॉरेस्ट लोमी सॉइल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडीशंस दे देंगे, बताओ ये कौन से क्रॉप या कौन से स्पाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कितना टेम्परेचर लगता है, कौन सा सॉइल लगता है और कितनी रेनफॉल लगती है। रीजन आप देख ही चुके हो कौन कौन सा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट कार्डमम। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि कार्डमम के कल्टीवेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो, कार्डमम को उगाने के लिए ना कुछ स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस लगती हैं और एक राइट लोकेशन लगती है, जिससे कि कार्डमम की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। और फिर इस चीज़ की लिमिट है। क्या लिमिट है? जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसको अच्छी हाइट पे उगाया जाता है, यानी कि 600 से 1200 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो इतनी हाइट पे उगाने के लिए ऐसी कंडीशन प्लस वेदर कंडीशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस डिजीजेस और अट्रैक्टिंग पेस्ट इनके लिए खतरे की एक घंटी है। 2021 में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इलायची में। सबसे पहला कौन सा है? ग्वाटेमाला सबसे पहला है, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कार्डमम के फार्मर्स को हेल्प किया जा सके? स्पाइस बोर्ड उनको हेल्प कर रही है कार्डमम के फार्मर्स को, जिससे वो कार्डमम को नए एरियाज़ में भी उगा सकें। प्लस ये जो आपका स्पाइस बोर्ड है ना, इसने एक कंप्लीट सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाया है, जिससे वो लोग जो भी स्पाइस ग्रो कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं प्लस उनको सेल कर रहे हैं, यानी कि होल प्रोसेस फ्रॉम ग्रोइंग टू सेलिंग का, उसको इम्प्रूव किया जा सके। प्लस और भी बहुत ज़्यादा जो आपके प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनको बनाया जा रहा है, जिनको हम स्पाइस पार्क्स कहेंगे। और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिससे इंडिया जो है अपना कार्डमम बहुत ज़्यादा सेल कर सके अदर कंट्रीज़ में, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। अब हम थोड़ा सा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था या फिर इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। किस एक्ट के अंडर? स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोचिन में है, यानी कि केरला में।
इसका रोल क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि आपके 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस जो हैं उनके एक्सपोर्ट का प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कार्डमम के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये इम्पॉर्टेंट है मिनिस्ट्री जानना, तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंटरैक्ट से संबंधित, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। ये जो आपका इंटरैक्ट है ना, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंडर बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस काम कर रहे हैं जो कि आर्कटिक को स्टडी करेंगे और आर्कटिक के आसपास जो भी एरिया है उसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ये जो रिसर्च स्टेशंस है ना, ये आर्कटिक के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप, नदर्न यूरोप हो गया आपका, रशिया हो गया, यूएस हो गया, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, द फरोए लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये सारी कंट्रीज़ में इन रिसर्च स्टेशंस को बनाया गया है। और इसको फंड कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन इसमें पैसे दे रहा है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। अब मेन गोल क्या है इस इंटरैक्ट का? देखो, ये क्या करेगा ना, ऐसे एरियाज़ को आप स्पॉट करेगा या फिर ऐसे चेंजेस को स्पॉट करेगा जो कि आर्कटिक में हो रहे हैं। फिर अब इन चेंजेस को स्पॉट कर लिया तो अब इन चेंजेस को समझना पड़ेगा कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। फिर अब इन चेंजेस से क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी प्रेडिक्ट करने का काम करेगा, प्लस अब सॉल्यूशंस भी देगा कि अब ये जो चेंजेस हैं फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करेगा? आपका ये वाली प्रोजेक्ट करेगा, इंटरैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ज़ीरो FIR से संबंधित। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि एक जगह क्राइम होता है और मान लो ये पर्सन अगर FIR लिखाने जाता है पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे क्या कह दिया जाता है? यहाँ जो तुमने क्राइम हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये हमारे अंडर नहीं आता है, तो इसको उस एरिया के पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? उसका टाइम बर्बाद होता है और डिले इन जस्टिस होता है। तो ये जो डिले इन जस्टिस है, आप जानते हो, सबसे बड़ा अन्याय होता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़ीरो FIR बनाया गया था। एक फॉर्मर मिनिस्टर के अगेंस्ट ज़ीरो FIR केस फाइल हो गया है क्योंकि ऐसा मानना था कि उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किया था अगेंस्ट तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। अब ये मान लो कि ज़ीरो FIR होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि एक FIR जो है वो रजिस्टर की जाती है एक पर्टिकुलर एरिया के पुलिस स्टेशन में, लेकिन ज़ीरो FIR जो होती है उसको रजिस्टर किया जाता है उस एरिया में। ज़रूरी नहीं है मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से वो पुलिस स्टेशन बिलोंग करे, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड। एक बार ये जो FIR है रजिस्टर कर ली गई, फिर उसको उस एरिया के पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस पुलिस स्टेशन पे, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एक नई FIR को दर्ज किया जाता है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे हम? ज़ीरो FIR का प्रोसेस। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया जहाँ पे सबसे पहली FIR दर्ज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो FIR। अब जो ये प्रोविज़न है ज़ीरो FIR का, इसको सेक्शन 154 के अंडर CRPC 1973 के अंडर डाला गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भैया इसको इंक्लूड करो, क्योंकि निर्भया केस जो हुआ था उसमें ये ही बार बार प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई पुलिस स्टेशन कह रहा था कि भैया हमारे अंडर नहीं है ये केस, कोई और पुलिस स्टेशन कह रहा था वो हमारे अंडर नहीं है। तो इस कारण जो है FIR लिखने में काफ़ी देरी हो रही थी। तो ये था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।